हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000, उसके अंदर मैथ के सेक्शन में हमारा जो चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके हम रीज़न एंड असर्शन टाइप क्वेश्चन आपके सामने लेकर के हाजिर हैं। ठीक है बेटा, वही चीज़ है जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। मेक श्योर हो कि आपने चैप्टर पहले अच्छे से पढ़ा हो, तभी ये सारे क्वेश्चंस लगाए। ठीक है। दूसरी बात बेटा, जो रीज़न और असर्शन टाइप क्वेश्चन होते हैं ये हर चैप्टर में आपको मिलेंगे और एग्जामिनेशन में ये 110% पूछेगा ही पूछेगा। अब किस चैप्टर से पूछेगा ये तो आप नहीं बता सकते हो पहले ही, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन पूछता ज़रूर है और इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप इस टाइप के क्वेश्चन को एग्ज़ाम में कर नहीं पाओगे। ठीक है, देखो डायरेक्शंस पहले पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक सेलेक्ट द आंसर, करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस। इन 4 ऑप्शंस में से ही आपको आंसर सेलेक्ट करना है अपना। ठीक है, पहला क्या है देख लो। लिखा है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट। कह रहा है दोनों ही असर्शन और रीज़न करेक्ट है। एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, और जो है रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ठीक है, सेकेंड पार्ट यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट। कह रहा है दोनों ही असर्शन और रीज़न करेक्ट है, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। लेकिन रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। सी क्या है ऑप्शन, असर्शन इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ इनकरेक्ट। असर्शन करेक्ट है लेकिन रीज़न इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी क्या है, असर्शन इज़ इनकरेक्ट बट रीज़न इज़ करेक्ट। यानी असर्शन इनकरेक्ट है और रीज़न क्या है आपका करेक्ट है। क्लियर है बेटा अच्छे से। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसके बाद तो आप कर ही लोगे। देखो पहला क्या है, देखो लिखा है इफ़ y इज़ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x एंड z। कह रहा है अगर y मीन प्रोपोर्शन है x और z के बीच में, तो हम कह सकते हैं देन एक्स वाई जेड ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स का होल क्यूब। रीज़न क्या दिया है, इफ़ y इज़ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x एंड z देन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड अपॉन में 2। ठीक है, अब देखो अगर आप y को x और z का मीन प्रोपोर्शन कहोगे ना, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है जो आपका रीज़न में लिखा है। ठीक है, अगर आपने y को x और z का मीन प्रोपोर्शन कहा है तो इसका क्या मतलब है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, समझना थोड़ा सा। ठीक है, अगर आपने y को x और z का मीन प्रोपोर्शन कहा है तो इसका मतलब है कि x अपॉन में y इज इक्वल टू वाई अपॉन में z, ऐसा आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। और यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे ना तो वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स जेड के बराबर आएगी। ठीक है, अगर ये चीज़ लिखी है तो इसको आप कह सकते हो मीन प्रोपोर्शन। क्या, मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, या इसी को एक और नाम भी देते हैं, कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन कौन है, y है x और z के बीच का, ये भी समझ लो। y जो है x और z के बीच का मीन प्रोपोर्शन कह लो, चाहे आप कह लो y जो है x और z के बीच का थर्ड प्रोपोर्शन है, ये इसका नाम होता है बाकायदा। ठीक है, यानी देखो आपका जो रीज़न दिया था वो तो गलत हो गया। अगर y x और z के बीच का मीन प्रोपोर्शन है तो ये होगा आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। यहाँ पर क्या लिखा है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड अपॉन में 2, तो रीज़न तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। अब असर्शन देख लेते हैं, असर्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, देखो देखो ये आपका LHS है, ये आपका RHS है। मैं आपको दोनों चीज़ें सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, LHS देखो पहले, LHS लेफ्ट हैंड साइड देखो एक्स वाई जेड लिखा है ना, एक्स जेड को अलग लिखो इनटू में y ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। ठीक है, एक्स जेड की जगह आप क्या रख सकते हो, देखो एक्स जेड की जगह क्या रख सकते हो, वाई स्क्वायर रख सकते हो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि, रख दो वाई स्क्वायर इंटू में वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, सॉरी जेड का होल क्यूब। ये हो जाएगा वाई का क्यूब ब्रैकेट में एक्स प्लस
वाई प्लस जेड का होल क्यूब। समझ गए ना? ये आपको मिलेगा LHS में। अब RHS भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो क्या आएगा RHS में, यही देख लो RHS। RHS क्या लिखा है पहले ये लिख लो, एक्स वाई, देखो ऊपर लिखा हुआ है ये, प्लस में वाई जेड, प्लस में, अब देखो ये जो ZX लिखा है ना, ZX की जगह पे ZX का हो चाहे XZ का हो, बात तो सेम है। तो ZX की जगह पे क्या लिखोगे आप, वाई स्क्वायर लिख दोगे, लिख दो वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व कर देते हैं। देखो क्या आएगा, अब देखो एक्स वाई वाई जेड और वाई स्क्वायर में वाई कॉमन आ जाएगा। तो जब वाई कॉमन लेंगे अंदर क्या बचेगा, यहाँ से एक्स बचेगा, यहाँ से जेड बचेगा, वाई की पावर 2 थी ना, आपने वाई की पावर 1 कॉमन लिया, यहाँ पर वाई बचेगा होल क्यूब। अब देखो वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस जेड प्लस वाई का होल क्यूब, यानी वाई का भी क्यूब होगा और ये जो एंटिटी दी है इसका भी क्यूब होगा। तो आप इसको लिख सकते हो वाई का क्यूब ब्रैकेट में, चाहे एक्स प्लस जेड प्लस वाई लिखो, चाहे एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखो, बात तो सेम है। तो मैंने एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख दिया होल क्यूब। समझ गए ना? अब देखो ये दोनों चीज़ सेम हो गई, समझ रहे हो? यानी LHS और RHS बराबर होगा कब, जब y जो है x और z का मीन प्रोपोर्शन होगा। यानी आपका असर्शन करेक्ट है बिल्कुल, जो क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन रीज़न इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन का मतलब ही गलत दिया है। समझ रहे हो? यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, असर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी होगा, असर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज इनकरेक्ट। इसके लिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है अच्छे से? सेकंड वाला देखो, असर्शन आपको दिया है इफ़ 4a प्लस में 5b, फिर ब्रैकेट में 4c माइनस में 5d, ब्रैकेट लगा के 4a माइनस में 5b, ब्रैकेट लगा के 4c प्लस में 5d, देन a c b d आर इन प्रपोर्शन। ये चीज़ आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वैसे आप लगा लो, यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे इसके बाद जो है इक्वल टू का साइन दिया रहेगा, तभी आप इसको सॉल्व भी कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पे बीच में इक्वल टू का साइन दिया रहेगा। सेकंड चीज़ क्या दिया है, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एम अपॉन में एन अगर इक्वल है तो दिया है एक्स वाई एम एन आर इन प्रपोर्शन। तो ये तो बिल्कुल बात करेक्ट है। अगर कोई चीज़ प्रपोर्शन में होती है तो उसका रेशियो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। एक्स वाई एम एन अगर प्रपोर्शन में है तो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एम अपॉन एन होगा, यानी रीज़न आपका करेक्ट है। असर्शन को चेक करना पड़ेगा कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो इसको चेक मैं कर देता हूँ। देखो कैसे करेंगे, समझ रहे हो ना बेटा? चलो देखो कैसे करोगे, समझो। पहले इसको लिख लीजिए जो भी लिखा हुआ है, 4a प्लस में 5b, फिर 4c माइनस में 5d इज इक्वल टू 4a माइनस में 5b। ठीक है, फिर हो जाएगा 4c प्लस में 5d। ठीक है, लिख लिया आपने। अब इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, देखो 4a माइनस 5b को इधर लाओगे तो इसके अपॉन में आ जाएगा, और 4c माइनस 5d को इधर लाओगे तो 4c प्लस 5d के अपॉन में चला जाएगा। तो यानी 4a प्लस में 5b, इसको इधर ले आओ, 4a माइनस में 5b, फिर 4c प्लस में 5d अपॉन में 4c माइनस में 5d। अच्छा, अब चीज़ ये फंसी कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना कि आपको आगे सॉल्व करना हो, हमेशा आग बंद करके कंपोनेंडो या डिविडेंडो लगाना। ठीक है, चलो अप्लाई कर दो। यहाँ पर लिखोगे अप्लाई कंपोनेंडो, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। राइट हैंड साइड में ये न्यूमरेटर है आपका और ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, 4c प्लस 5d न्यूमरेटर है, 4c माइनस 5d डिनोमिनेटर है राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में 4a प्लस 5b न्यूमरेटर है, 4a माइनस 5b डिनोमिनेटर है। कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। यही चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में भी, यही चीज़ राइट हैंड साइड में भी। चलो कर लेते हैं।
4a + 5b ये आपका न्यूमरेटर है, इसमें जोड़ देंगे डिनोमिनेटर 4a - 5b। 4a + 5b आपका न्यूमरेटर है, इसमें से माइनस कर देंगे डिनोमिनेटर। जब भी माइनस करते हैं तो ब्रैकेट लगा देते हैं, इस बात का ध्यान रखना। 4a - 5b, यही सेम चीज़ इधर भी करेंगे। 4c + 5d प्लस में 4c माइनस में 5d, 4c + 5d माइनस में 4c माइनस में 5d। क्लियर है? अब देखो +5b - 5b ख़त्म, +5d - 5d ख़त्म। 4 और 4 मिल प्लस होकर हो जाएगा 8a। इसको आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 4a + में 5b, 4a - 5b जब बाहर जाएंगे ना तो अपना साइन चेंज करेंगे। 4a ब्रैकेट के अंदर प्लस में है, बाहर आएगा माइनस में हो जाएगा। 5b ब्रैकेट के अंदर माइनस में है, बाहर आएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना? 4c मिलके हो जाएगा 8c, 4c + 5d वही चीज़ है। 4c - 5d बाहर आएगा अपना साइन चेंज करेगा। 4c ब्रैकेट के अंदर प्लस में है, बाहर आएगा माइनस में होगा। 5d ब्रैकेट के अंदर माइनस में है, बाहर आएगा प्लस में हो जाएगा। 4c - 4c ख़त्म, 4a - 4a ख़त्म। इसके बाद इधर सॉल्व कर लो, 8a/में 5b मिलके हो जाएगा 10b। ठीक है, 8c/में 5d प्लस हो गया हो जाएगा 10d। अब देखो कुछ नहीं करना है, 8 को नीचे लाओ, 10 को ऊपर भेज दो। तो 8a/में 10b, 8 इधर आया, इंटू में 8 कर दिया, b करेंगे, और 10 इधर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इंटू में 10 हो जाएगा, = c/d। ठीक है ना? समझ गया ना? ये वाला 10 इधर गया, ये वाला 8 नीचे आ गया। 10 से 10 गया, 8 से 8 गया, तो a/b = c/d। a/b = c/d है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि a, b, c and d आर इन प्रोपोर्शन। ये लोग किस में है बेटा? ये लोग हैं प्रोपोर्शन में। ठीक है, और क्वेश्चन में ABCD नहीं लिखा था, क्वेश्चन में कुछ और लिखा था। देखो क्या है, क्वेश्चन में ACBD लिखा था कि A, C, B और D क्या है? आपका प्रोपोर्शन में है। समझ रहे हो ना? तो ऐसा तो नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं? एक मिनट, अच्छा देखो मैंने बोल दिया ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा है। देखो कैसे है, ACBD लिखा है ना, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ACBD आर इन प्रोपोर्शन। तो C को आप इधर भेज सकते हो, B को उधर ले जाओगे, तो इसका आप उल्टा भी कह सकते हो। यानी अगर इसको रीअरेंज करके लिखो तो ये हो जाएगा A/C = B/D। ठीक है, तो देखो देखने से तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि ABCD क्या है? आपका प्रोपोर्शन में है। लेकिन इसी को जब थोड़ा सा रीअरेंज करोगे ना, C को नीचे लाया, B को ऊपर भेज दिया, तो ACBD भी आपका क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शन में हो जाएगा। तो आपका असर्शन भी करेक्ट है, समझ रहे हो, और रीज़न भी करेक्ट है। असर्शन भी करेक्ट है आपका, क्या है, रीज़न भी करेक्ट है। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन में है? देखिए ज़रा, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, समझ रहे हो ना? प्रपोर्शन का मतलब भी नीचे बता दिया गया है कि अगर x/y = m/n होगा तो x, y, mn प्रोपोर्शन में है। और यहाँ पे ACBD भी प्रोपोर्शन में थे, ऑल दो ऐसे ABCD थे, लेकिन जब उसको रीअरेंज किया तो ACBD भी प्रोपोर्शन में आ रहे थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? चलो नेक्स्ट। देखिए क्या लिखा है, लिखा है लेट A/B be the duplicate ratio of A + C and B + C, then B is the third proportion between A and C। अच्छा, if Y is the third proportion between X and Z, then x/y = y/z। ये तो मैंने अभी बताया था आपको, समझ रहे हो ना? ये तो अभी बताया था। देखो वही वाला पेज ले आता हूँ, देखो बताया था ना, चाहे मीन प्रोपोर्शन का हो चाहे थर्ड प्रोपोर्शन का हो, बात सेम है। अगर x/y = y/z है तो y² = xz हो जाता है। इसको आप थर्ड प्रोपोर्शन भी कहते हो, मीन प्रोपोर्शन भी कहते हो। तो देखो रीज़न में वही चीज़ दिया गया है कि अगर y थर्ड प्रोपोर्शन है x और z के बीच का, तो x/y = y/z होगा। यानी रीज़न आपका करेक्ट है बिल्कुल। अब आपको देखना है असर्शन भी करेक्ट है या नहीं।
उसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बगैर सॉल्व किए तो आपको पता चल नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कहा गया है असर्शन के लिए, ए बी जो है वो डुप्लीकेट रेशियो है ए अपॉन सी और बी अपॉन सी का, यानी ए अपॉन बी जो है किसका रेशियो है, इन दोनों का डुप्लीकेट रेशियो है, यानी ए प्लस सी अपॉन में बी प्लस सी। इसका डुप्लीकेट रेशियो होगा मतलब इसका स्क्वायर होगा ए अपॉन बी, यही चीज़ कहना चाह रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो कैसे करेंगे। ए अपॉन बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2ac, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2bc। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ए जाके सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर, ए जाके 2bc से होगा तो हो जाएगा 2abc। ठीक है, ए स्क्वायर को बी से करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी, सी स्क्वायर को बी से करेंगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर बी, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, 2ac को बी से करेंगे तो हो जाएगा 2abc, चाहे 2ac कहो चाहे 2abc कहो बात सेम है। अब देखो प्लस 2abc प्लस 2abc कट जाएगा, चाहे इसको इधर ला के काट लो तो भी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी को इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस ए स्क्वायर बी हो जाएगा। ठीक है, यह आपका सी स्क्वायर बी, ए सी स्क्वायर को इधर ले जाओ तो हो जाएगा माइनस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बी में आपका ए बी कॉमन आ गया। ठीक है ना, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से बी बचेगा माइनस यहाँ से ए बचेगा, सी स्क्वायर बी और माइनस ए सी स्क्वायर में आपका सी बी, समझ रहे हो ना आप। अच्छा नहीं, क्या कॉमन आएगा, सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, सी बी कॉमन नहीं आ रहा है, सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ पर बी बचेगा माइनस यहाँ पर ए बचेगा। ठीक है, समझ रहे हो, तो b माइनस ए और b माइनस ए ख़त्म हो गया, चाहे इसको इधर ला के काट लो अपॉन में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, और अगर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, c जो है वो आपका थर्ड प्रोपोर्शन है। क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन है, थर्ड प्रोपोर्शन है, देख लो इसको, थर्ड प्रोपोर्शन है किसके किसके बीच, बिटवीन ए एंड बी के बीच। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का मतलब क्या है, सी स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए बी का मतलब यही है ना कि ए अपॉन सी इज इक्वल टू सी अपॉन बी, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। इसका मतलब यही है कि सी जो है वो थर्ड प्रोपोर्शन है ए और बी के बीच का, या तो ये भी कह सकते हो कि सी जो है वो आपका मीन प्रोपोर्शन है ए और बी के बीच का। ठीक है, समझ रहे हो, यानी आपका असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, और रीज़न जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इफ़ ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, देन बी इज टू ए इज इक्वल टू डी इज टू सी, ये इन्वर्टेंडो के थ्रू होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है। अगर आपका कोई दो रेशियो आपस में बराबर है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना, और इसी को आप इन्वर्टेंडो कहते हैं। रीज़न क्या लिखा है, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी अलाउज अस टू इन्वर्ट द टर्म्स ऑफ अ प्रोपोर्शन ऑफ फॉर्म अनदर ट्रू प्रोपोर्शन। बिल्कुल सही बात है, कह रहा है इन्वर्टेंडो एक प्रॉपर्टी है जो हमको किसी भी जो प्रोपोर्शन दिया हुआ है उसको इन्वर्ट यानी उसको रेसिप्रोकल करने का हमें हक देती है। ठीक है, ताकि हम एक अदर ट्रू प्रोपोर्शन बना सकें। तो ये बात सही है कि अगर कोई दो रेशियो आपस में बराबर है तो उनका जो रेसिप्रोकल होगा वो भी बराबर होगा, और इसी को आप इन्वर्टेंडो कहते हैं। ठीक है, यानी इसके लिए भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, और रीज़न जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। समझ रहे हो बेटा अच्छे से, ओके। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।